टर्म है योग के बारे में तो हम लोग सदियों से बात करते आए हैं। तो ये जो सोमेटिक योग है ये कैसे अलग है हमारे ट्रेडिशनल या फिर परंपरागत योग से। तो ये आपने कहा कि वेट लॉस, और वेट लॉस तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप रनिंग करते हैं, कुछ लोग, और योग भी लोग करते हैं। तो अगर हम सोमेटिक योग की बात करें तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कि कैसे और कौन कौन से योग या कौन कौन सी क्रियाएं उसमें किस तरह से इफेक्टिव होती हैं, कैसे काम करती हैं। स्ट्रेस लेवल बोलते हैं इसको, वो लोअर डाउन करता है। स्ट्रेस लेवल जो हार्मोन भी होते हैं उसको ये बैलेंस्ड करता है, जिसकी वजह जंक खाने का बहुत मन करता है आपका। स्ट्रेस ईटिंग जिसको बोलते हैं, मीठा की क्रेविंग होती है, शुगर क्रेविंग होती है, बेकरी की आइटम खाने की बहुत मन करता है आपको। वो इसीलिए उनको करता है क्योंकि उनका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो इतना हाई होता है कि वो डिमांड करता है उनके साथ कि आप कुछ तो शुगर लेडन चीज़ें खाओ, तो आप बॉडी को टेम कर रहे हो एक्चुअली। सो ऐसे बोलते हैं माइंड इज़ अ मंकी। सो मंकी जो होता है उसको इधर उधर फुदकने की आदत होती है। ऐसे ही हमारे माइंड को करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो ज़्यादा वो करेंगे। कोई भी एक फूड सुपर फूड नहीं हो सकता, या कोई भी बंच ऑफ 4-5 फूड वो सुपर फूड नहीं हो सकता। एक चीज़ धनिया का पानी पीने से, या फिर अजवाइन का पानी पीने से, या फिर जीरे का पानी पीने से सिर्फ वेट लॉस नहीं हो सकता। खाने को अगर हम इस तरीके से पोस्टमार्टम ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको फैट को अलग और कार्बोहाइड्रेट को अलग और प्रोटीन को अलग अलग नज़र से देखना एक अच्छी बात नहीं है। वो तो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो जाती है। अच्छा, वेट लॉस और घी, क्योंकि ये नॉर्मली मन में होता है लोगों कि आप वेट लॉस की जब बात कर रहे हैं तो घी आपको नहीं खाना है। स्टमक को जो फूड डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिडिक माहौल भी चाहिए। बिल्कुल, हो सकता है वो ही कम हो, तो उसकी वजह से ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, आप हमें बताएं कि वेगस नर्व को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। चेहरे की खूबसूरती और चमक बढ़ाने के लिए आप हमें फेशियल योगा सिखाएं। जो हम स्टार्ट करेंगे कुछ टैपिंग करने से, जैसे आपने देखा होगा कि टैप 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 करते हैं जस्ट टू एक्टिवेट द ब्लड सर्कुलेशन, एंड उसके बाद यू कैन डू द पैट पैट लाइक मूवमेंट एज इफ यू आर, जैसे कि आप खुद को थप्पड़ मार रहे हो। आपने योग के बारे में तो पक्का सुना होगा, लेकिन क्या आपने सोमेटिक योग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में है एक खास मेहमान। हमारी खास मेहमान का नाम है मोनिका कपूर, जो कि सोमेटिक योग की एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशन की भी काफ़ी अच्छी जानकार हैं। तो हमें बताएंगे कि ये जो सोमेटिक योग है ये क्या है, साथ ही साथ ये किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्ते। मोनिका जी, ये जो सोमेटिक योग की हम लोग बात कर रहे हैं, एक नया टर्म है योग के बारे में तो हम लोग सदियों से बात करते आए हैं। तो ये जो सोमेटिक योग है ये कैसे अलग है हमारे ट्रेडिशनल या फिर परंपरागत योग से, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। लेकिन साथ ही साथ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कौन से हेल्थ इश्यूज़ पर ज़्यादा इफेक्टिवली और फास्ट तरीके से काम करता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये तो हर एक हेल्थ इशू में काम करता है। अगर हेल्थ इशू से भी पहले हम बात करें, सबसे बड़ा हेल्थ इशू तो हमारा वेट गेन ही है, और वेट लॉस में बहुत अच्छे से काम करता है ये। और उसके बाद का जो बहुत बड़ा इशू आजकल चल रहा है वो है गट हेल्थ इशू, उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। और थर्ड प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा यंगर जनरेशन में भी देखी जा रही है वो है मेंटल स्ट्रेस एंड द एंजाइटी एंड द डिप्रेशन ऑल्सो, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर ओल्डर एज में देखा जाए तो नी प्रॉब्लम और बैक इशू तो यूजुअली लोगों को हो जाता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम तो कह सकते हैं कि ये इकलौता है जो कि सारी हेल्थ इश्यूज इकलौता तो नहीं है, हाँ, वन ऑफ द इकलौता हम बोल सकते हैं इसको। राइट, दिस इज अ बेटर एक्सप्रेशन, राइट। सो ये बताइए कि अगर मैं किसी लेमैन, कोई आम आदमी को मुझे बताना हो, समझाना, या तो आप कैसे बताएंगे कि सोमेटिक योग है क्या एक्चुअली? तो हम सोमैटिक को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो सोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉडी, और सोमैटिक बनता है हमारा सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो हम फील करते हैं, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो हमारी हियरिंग पावर हो, चाहे हमारा चलने का अंदाज हो, कुछ भी हो, उसको हम फील कैसे करते हैं उसके ऊपर इस पर ज़्यादा फोकस है। जबकि देखा जाए तो ये योगा से ही रिलेटेड है, पोस्चर हम योगा से ही उठा के करते हैं, बट उस योगा पोस्चर पे सीधा ना जाकर हम कोशिश करते हैं कि हम फ्लो करते हुए हम
फ्लूइडिटी के साथ, यानी कि थोड़ा उसके अंदर लोच जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ हम हमारी बॉडी उस पोस्चर के अंदर पहुंच पाए, ना कि उसको खींच तान के हमें उस पोस्चर तक लेके जाना पड़े। मतलब कहते हैं बहुत इजी तरीके से, इजी गोइंग तरीके हाँ से, जी, और कि खुद से बॉडी होती अपने आप इतनी कंफर्टेबल हो Right. गई कि वो पोस्चर के अंदर खुद ही चली गई है। तो हम उस बॉडी को इतना फ्लूइडिटी कर देते हैं, इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो पोस्चर में खुद चली जाती है। चलिए, बातचीत के बाद में हम ज़रूर एक बार आपसे जाएंगे कि आप हमें बताएंगे होता कैसे, लेकिन उससे पहले बताइए, आपने कहा कि वेट लॉस, और वेट लॉस तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप रनिंग करते हैं कुछ लोग, और योग भी लोग करते हैं। तो अगर हम सोमेटिक योग की बात करें तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कि कैसे और कौन कौन से योग या कौन कौन सी क्रियाएँ उसमें किस तरह से इफेक्टिव होती हैं, कैसे काम करती हैं। पहले तो मैं बोलूँगी कि सोमेटिक के साथ सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कौन कौन सी क्रिया के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से पर्टिकुलर नंबर ऑफ आसन करने हैं, या कौन सा आसन इसके लिए या इसके लिए करना है, या पेट के लिए पर्टिकुलर करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर अभी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि करना कैसे है, बट पहले इसका ज़रूरत क्या है हमें। सोमैटिक जब हम करते हैं, सोमा जैसे मैं आपको बता रही थी कि सोमा बॉडी और सेंसरी ऑर्गन्स के साथ काम करता है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के साथ काम करता है। तो जब हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमारा कार्टिसोल लेवल, जो जिसको हम स्ट्रेस लेवल बोलते हैं, इसको वो लोअर डाउन करता है। स्ट्रेस लेवल जो हार्मोन भी होते हैं उसको ये बैलेंस्ड करता है, जिसकी वजह से जो आप जंक ईट खाने का, आपका जंक खाने का बहुत मन करता है, आपका स्ट्रेस ईटिंग जिसको बोलते हैं, मीठा की क्रेविंग होती है, शुगर क्रेविंग होती है, बेकरी की आइटम खाने की बहुत मन करता है आपको। पर्टिकुलरली आप एक बार सोचोगे कि मीठे में मुझे बेकरी की कुछ आइटम खाने हैं, कुछ डोनट, जैसे आजकल बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग भी है, वो ऑलवेज वांटेड टू हैव बेकरी की चीज़ें। वो इसीलिए उनको करता है क्योंकि उनका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो इतना हाई होता है कि वो डिमांड करता है उनके साथ कि आप कुछ तो शुगर लेडन चीज़ें खाओ। तो वो नॉट बाय चॉइस बट बाय कंपल्जन उनको शुगर लेडिंग चीज़ें खानी पड़ती हैं, और जिसके अंदर आइसक्रीम्स आ जाती है, जिसके अंदर केक्स आ जाते हैं, पेस्ट्रीज आ जाती है, जो कि सबको पता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जैसे उनको नहीं पता कि वेट गेन हो जाएगा, उनको भी पता है वेट गेन हो जाएगा, बट दे कैन नॉट कंट्रोल द अर्ज क्योंकि कार्टिसोल लेवल इज़ सो हाई। वो इसलिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, चाहे कि बच्चों का हो, चाहे तो बड़ों का हो, चाहे तो बुज़ुर्गों का हो, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो सोमैटिक योगा इस तरीके से हेल्प करता है कि ये आपका स्ट्रेस लेवल ही कम कर देता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आप बाय चॉइस ही अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा, ये तो सबसे अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं कि अगर बाई चॉइस ऐसा हो जाए कि आपको मतलब कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप जो अपने आप ही मीठा, क्योंकि अगर ये मीठा की हम लोग बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली बेकरी आइटम्स की बात करें, तो फिर वो हमारी गट हेल्थ पर वेट गेन एक इशू हो गया, साथ ही साथ वो गट को भी आपके गड़बड़ा देता है। चूँकि आपने जैसे शुरुआत में कहा कि गट से रिलेटेड है और गट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आज की डेट में तो हम देख रहे हैं कि गट भी अगेन एक बड़ा एक बड़ी बीमारी कह लीजिए, पेंडेमिक कह लीजिए, इनफैक्ट वो बन के आ रहा है। पहले हम लोग बात करते थे डायबिटीज़ की, बीपी की, लेकिन अब देख रहे हैं कि गट से जुड़े इश्यूज़ इतने कॉमन हो गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अच्छा हेल्दी खाने के लिए चले जाएंगे अपने आप ही सोमैटिक योग की हेल्प से, तो और आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तो बहुत सारे बेनिफिट तो वैसे ही हो जाएंगे। तो ये तो दो चीज़ें आपने बताई कि आपके गट हेल्थ और मेंटल से, बट चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि कई लोग कुछ ऐसे हॉबीज़ करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उसको भी तो माना जाता है कि वो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। तो फिर दोनों में कैसे अंतर हुआ, ये कैसे बेनिफिशियल ज़्यादा कहा हाँ जाएगा? जी, दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है, क्योंकि मेडिटेशन भी आपको सिखाया जाता है कि मेडिटेशन आप बैठिए और आप आंखें बंद करिए, ब्रेथ को कंट्रोल करिए, या देयर प्लेंटी ऑफ अदर वेज ऑल्सो। तो वो भी आप बॉडी को टेम कर रहे हो एक्चुअली। सो ऐसे बोलते हैं माइंड इज़ अ मंकी। हाँ, सो मंकी जो होता है उसको इधर उधर फुदकने की आदत होती है, ऐसे ही हमारे माइंड को करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो ज़्यादा वो करेंगे। राइट। इससे अच्छा कि हम जो अपने माइंड को टेम नहीं करना, हमको उसको इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो खुद ही मेडिटेशन स्टेट में चले जाए। तो सोमैटिक योगा इज़ काइंड ऑफ व्हाट आई से, इट कैन
also be said like that. It is a meditative postures done. Yoga posture is kind of a meditative posture. It can transform into the meditative postures. Okay. Because you flows in that posture, you flows into the practice, because you are so mindful in the practice. You are actually in the dynamic meditation. Okay. So it is for me, it is really different and very different experience if you want to do. अच्छा, जब हम नॉर्मल योगा या फिर जो हमारे ट्रेडिशनल योगा है उसकी बात करते हैं तो कहा जाता है कि योग इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ. ये किसी ऐसा नहीं है कि आपने 4 एक्सरसाइज कर ली, 4 तरह की आसन कर लिए या फिर कुछ क्रियाएं कर ली. योग एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, राइट. और जो आपसे बातचीत हो रही है उसमें भी एक क्लियर है कि बता रहे हैं कि ये तो बल्कि और फ्लुएंटली और इजी गोइंग तरीके से आपकी लाइफ का हिस्सा या आपके योग का हिस्सा बनता चला जाता है सोमेटिक योग. एक जो मोनिका जी, जो एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो करते हैं यंगस्टर्स के. उनका देखिए, एक तो पहले जो हम लोग डिस्कस किया कि डाइट तो गड़बड़ है ही है, साथ ही साथ उनका लाइफस्टाइल भी दूसरी तरह से भी गड़बड़ है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है. उनके जो शेड्यूल हैं वो बड़े इरेगुलर होते हैं, ऑफिस के टाइमिंग्स, या फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पॉस्चर भी बहुत गड़बड़ है, बैठने का तरीका, ऑफिस के अंदर लगातार सिटिंग है तो गड़बड़ है. तो वो उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा? उनको क्या मेरे को तो उनके लिए भी लगता है, मुझे लगता है हर एक बंदे के लिए सोमेटिक फ्लो योगा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू आर नॉट गोइंग टू टेम योर बॉडी. आप अपने बॉडी को, क्योंकि फ्रीडम आपको भी पसंद है ना, और हमें भी पसंद है, ऐसे बॉडी को फ्रीडम पसंद है. अगर आप बॉडी को किसी डिसिप्लिन में डालने की कोशिश करोगे तो बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती है जिस तरीके से अगर आप बॉडी को फ्रीडम देते हो मूव करने के लिए, तो बॉडी विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू द पोस्चर. ओके. सो यंगस्टर्स के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. आपका माइंड को इतना शार्प करेगा और आपके माइंड को शांत करेगा, जो कि आज की ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है आजकल, बहुत. तो इसमें न्यूट्रिशन का कितना रोल आता है? आप तो न्यूट्रिशन की भी एक्सपर्ट हैं. तो न्यूट्रिशन का तो बहुत ज़्यादा रोल है. तो न्यूट्रिशन का तो आपको जैसे पता ही होगा कि जंक, मेरा सिर्फ बताने का और बोलने का तरीका मतलब सिर्फ यही है कि अगर हम ये बोलें कि किसी को ये नहीं पता कि क्या खाने से पतले होते हैं और क्या खाने से मोटे होते हैं, तो मेरे ख्याल से आजकल इतनी नॉलेज है. और नहीं है तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो बहुत एबंडेंस में नॉलेज है. तो सबको पता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सोना टाइम पर है, जगना टाइम पर, अपना स्लीप साइकिल वो फॉलो नहीं करते हैं. तो वो फॉलो क्यों नहीं कर पाते, आई थिंक वो एक रीज़न है ज़्यादा. वो जानते हुए सोचते हुए भी उसको नहीं कर पाते, ये भी रीज़न है. अच्छा बताइए, क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका कनेक्शन जो होता है, माइंड बॉडी कनेक्शन, वो लूज़ हो गया होता है. तो सोमैटिक फ्लो से हम ट्राई करते हैं उसको रिकनेक्ट करने के लिए. अदरवाइज योगा में क्या बोलते हैं, कनेक्ट योर माइंड बॉडी एंड सोल. ट्राई टू कनेक्ट. And in this week, we say reconnect your mind and soul. Okay. Reconnect your mind and body. So everything is the वापस लर्न करने की जो हमारी एक तरीका है, वो सोमेटिक फ्लो से हम कर सकते हैं. पोस्चर तो सभी को आते हैं, सबने देखे हैं. और अभी जैसे मैं आपको बता रही थी न्यूट्रिशन के बारे में कि अगर इतनी अबंडेंस में नॉलेज आपको यूट्यूब से, इंस्टा पे मिल रही है, तो योगा की भी कोई कम नॉलेज नहीं मिल रही है. और एवरी डे एवरी टाइम हम ये योग दिवस भी बनाते हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं. तो सबको नॉलेज है. इनफैक्ट सबको तो, आधे लोगों को तो नाम भी याद है कि इसके अंदर बैक आपको पेन है तो ये एक लेमैन भी बताया था कि ये 4 पोस्चर आप कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. बट द प्रॉब्लम इज़ आप कर क्यों नहीं पाते, और आपको पता होने के बावजूद आपकी बैक पेन कैसे हो गई. तो देखिए मोनिका, आप हमारे पास आई हैं, स्टूडियो में है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बातचीत है उसका फ़ायदा हमारे व्यूअर्स को हो. तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि वो कर पाएँ. इस पॉडकास्ट को देखने का इतना बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए कि वो फॉलो कर पाएँ. पॉस्चर्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हम करेंगे ही बाद में डिस्कस, लेकिन जो बाकी चेंजेस हैं, कैसे उसको इनकलकेट करना है अपने रूटीन में, कैसे हिस्सा बनाना है, कैसे तैयार होना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जानते हैं पर आप कर नहीं पाते हैं. तो आप बताइए कैसे करेंगे. तो कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वही, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी को हर को फ्रीडम पसंद है. जैसे ही आप बॉडी को फ्रीडम दोगे, सेंसरी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं कि आप यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस योर बॉडी को कैसे मूव करना. आज आपके शोल्डर में पेन है और आई विल टेल यू कि आप अपना शोल्डर को मूव करो सर्कुलर एंड इस तरीके से. तो आपको क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा हो रही है, आप उसको मूव करने के लिए आप अनकंफर्टेबल हो. तो इससे अच्छा कि हम उसको स्टार्ट करेंगे
फीट से. फीट Okay. फीट इज आवर योगा में भी अगर हम बात करें तो फीट को हम रूट्स बोलते हैं. रूट्स का मतलब जो अर्थ के साथ चिपका हुआ है. ओके. तो विद टाइम जब हम बड़े होते हैं, जब एक बच्चा चलना शुरू करता है, जब तक कि वो अपने पैर को फर्म नहीं कर लेता, जब तक वो एक स्टेप आगे नहीं जाता है. राइट. बट हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते जाते हैं. तो हम अपने फीट को ग्राउंड नहीं करते हैं, हम जस्ट स्टैंड करते हैं फीट के ऊपर, जैसे भी हो जाए. अब आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा कि आपका वेट हील्स पे जा रहा है, टोस्ट पे जा रहा है, राइट. कौन से पार्ट के ऊपर जा रहा है. क्योंकि आपकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, आपको लगता है कि मैं खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, ठीक है, चलना है तो चलना है. बट इसमें भी अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्ट टू रीस्टार्ट द वॉकिंग मे बी. सो अगेन रीस्टार्ट, रीलर्न द मूवमेंट्स. तो मूवमेंट जैसे एक बच्चा लेता है, स्टार्ट करता है, ऐसे अगर हम वापस स्टार्ट कर दें तो हम देखेंगे हमने फीट को और ग्राउंड कर दिया, जो हमारे टोज हील्स और ग्राउंड कर दिया. जैसे हम फीट को ग्राउंड करेंगे, यू फील मोर कनेक्टेड, you feel more safe into your body because you are so comfortable in your body कि yes I am safe, I will not fall out. जब आपने ओल्डर एज में देखा होगा, दे ऑलवेज नीड अ सपोर्ट. कोई चीज़ को पकड़ के चलना चाहते हैं वो, क्योंकि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे फीट में इतना दम नहीं है कि मैं अपना वेट उठा के खड़े हो पाऊँ. ठीक है, तो वो फीट जब ग्राउंड होता है हमारा, तो हम और कॉन्फिडेंट फील करते हैं. और जब हम चलते हैं तो हमारा पोस्चर थोड़ा बेटर हो जाता है. जैसे ही पोस्चर अच्छा होता है तो आपका वॉक गेट बोलते हैं जिसको हम बोल, एक अंदाज चलने का, वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है. जब क्योंकि आप दोनों फीट पे इक्वल वेट डाल पा रहे हैं. तो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई से, इट इज़ ऑल अबाउट रीलर्न, रिकनेक्ट. जो हमने बचपन में सीखी थी, हाँ जी, उसको फिर से एक बार शुरुआत फिर से करते हैं. एंड इन द प्लेफुल मैनर, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो ना, आप क्रॉल नहीं कर पाओगे. आप फिर से हाथ लगा के, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपका माइंड कनेक्शन जो है वो थोड़ा हट गया है वहाँ से, इसलिए आप इतना ग्राउंडेड नहीं फील कर रहे हो, आप रूटेड फील नहीं कर रहे हो. तो आप रूटेड और ग्राउंडेड जब फील करते हो तो आप कोई भी पॉस्चर्स को बहुत बेटर वे से कर सकते हो विदाउट फोर्सिंग योर बॉडी टू गो इनटू द पॉस्चर. अच्छा, ये जो आप रूटेड की बात कर रहे हैं, शायद यही रीज़न है कि कहा जाता है, योग में भी कहा जाता है कि आपको सुबह सुबह में नंगे पैर चलना चाहिए, घास पर चलना चाहिए 10 मिनट 15 मिनट. आप भी मानती हैं इस बात को? हाँ जी, वो भी एक अलग तरीका है. शायद लोगों को पता है या नहीं पता कि फीट, उनको ये पता है कि ओस आती है तो वो मे बी बहुत अच्छी होती है. बट अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इट इज़ मोर कनेक्शन विद द अर्थ. सो टू टेक द एनर्जी, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी गेट ऑल द एनर्जी फ्रॉम द नेचर. सो हाउ मच यू कनेक्ट विद द नेचर, कितना कनेक्ट हो सकते हो और कितना वो कनेक्शन फील कर सकते हो. कितना कनेक्ट होना और उस कनेक्शन को फील करना, दोनों चीज़ में फ़र्क है. तो दोनों चीज़ में वो फ़र्क जब पता चल जाता है, जबकि बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस आपको बहुत अच्छा फील देता है, आपको एक बहुत अच्छा हारमोनियस एक्सपीरियंस देता है. तो you are more into the present moment actually that time. So your sensory organs work really well. क्यों, तभी आप बहुत अच्छा कनेक्ट फील करते हो, हर चीज़ से कनेक्ट फील करते हो, एंड यू फील जॉय. तो जब भी यंगर जनरेशन जैसे आपने देखा होगा, कॉर्पोरेट पीपल जैसे देखा होगा, दे आर स्ट्रेस लेवल से इतना जूझ रहे हैं कि उनको थेरेपिस्ट, मोस्ट ऑफ द लोगों को थेरेपिस्ट के जाने की ज़रूरत पड़ रही है. क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे हमको डील करना है, रिकनेक्ट करना है वापस. सी, आवर बॉडी इज़ लाइक अ होम, सो हाउ विल यू फील टू कम बैक टू योर होम, है ना. सो अगर हम ऐसे सोचते हैं बॉडी मेरा होम है, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर, इट इज़ ऑलवेज गिविंग कम्फर्ट टू कम बैक टू योर होम. तो वो सोमैटिक फ्लो में जब आप जाते हो, तो वो अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं, अगर हम 1 घंटा कर रहे हैं, तो 1 घंटे में यू रिकनेक्ट टू योर सेल्फ, टू योर बॉडी ऑर्गन्स, टू योर सेंसरी एक्सपीरियंसेस and what not. So for me, I mean, it is overwhelming because I have a different experience with it. Because initially, I'm into yoga from the last maybe over 20 years. Okay.
So initially I've learned from Aurobindo Ashram. Again, then I practice under Shivananda. Then I got pain in my shoulder. ओके सो आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि पूरी ज़िंदगी योगा करने के बाद भी मुझे शोल्डर में पेन हो गई है. और मोस्ट ऑफ द लोगों को भी मैं देखती हूँ कि जब वो यंगर एज में योगा कर रहे होते हैं, लेटर एज में आके वो कहते हैं हम यंगर एज में बहुत अच्छा योगा करते थे, बट अब नहीं होता क्योंकि अभी तो नेक इशू हो गया है, अब तो लोअर बैक पेन होने लग गया है, अब तो नी में प्रॉब्लम आ गई है. तो मेरा क्वेश्चन हमेशा से ये रहता था कि अगर इतना आप एक्टिव हो और योगा कर रहे हो जो कि 100 चीज़ों की प्रॉब्लम है, बावजूद उसके आपको इतनी पेन बॉडी में आई कैसे है. तो जब मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस हुआ, देन आई लर्नड योगा, दिस योगा जिसको एम्बॉडीड मूवमेंट्स भी कहते हैं. आपने कहाँ से सीखा? ये हमारे सर हैं एक परवीन नायर करके, अच्छा, okay. ऋषिकेश में. मैंने उनके अंडर ये सीखा और जब मैंने उनसे सीखा, आई नेवर लुक बैक. आई रियली फॉल इनटू लव दिस काइंड ऑफ योगा. अच्छा, नॉर्मली ये कहा जाता है कि कोई भी एक आदत डालने में 21 दिन का वक्त लगता है. तो किसी भी, अगर हम योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी जो हमारा योग है तो उसमें भी मुझे लगता है कि इतना ही दिन लगना चाहिए. तो क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि सोमेटिक योग को भी अगर कोई प्रैक्टिस में लाना चाहता है तो उसको 21 दिन में आदत बन जाएगी? और फिर अगर हम फ़ायदे की बात करें कि बेनिफिट कब दिखेगा, हालांकि मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है इसमें आप कहेंगे कि इसका जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत आसान है. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू विल फील द डिफरेंस एंड यू वांटेड टू कनेक्ट इट again and again. Oh, that's for great. it is my own experience. Because सारे पाथ पे जाके अभी कई लोग बोलते हैं ये योगा, वो योगा, पावर योगा, अष्टांगा योगा, there are plenty of yoga in the market. So because yoga sells, तो हर चीज़ के आगे योगा लग. Aerial yoga, see, aerial yoga is not a yoga. Power yoga is also not a yoga. But because yoga word sells, bear yoga तक सुना हुआ है. This is what I'm saying. Because yoga word sells, so हर चीज़ के आगे योगा आ जाता है. तो मेरा कहने का मतलब है आप पहले ही दिन के अंदर आपको कनेक्ट फील होगा. फ़ायदा later on, maybe in a week, you will see there is a difference in your walk. The way you climb the stair. एक सीढ़ी को चढ़ने का जो तरीका है, उसी में आपकी बॉडी आपको बता देगी कि कुछ तो फ़र्क आया बॉडी के अंदर. ओके, ग्रेट. अच्छा, ये बताइए आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सारे लोग के साथ, कोई एक केस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, कोई भी एक ऐसा जिसने आपने उनको सिखाया या समझाया और उनकी लाइफ चेंज हो गई हो इस योग को करने के बाद. एज सच मैं बोलूँ किसी की लाइफ चेंज हो गई हो नहीं, बट हाँ जो लोग कुछ परेशानियों के साथ आते थे कि कुछ दिनों बाद लो बैक पेन बहुत फील होता है. वो भी लाइफ चेंजिंग होता है, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको समझ में आता है. हाँ जी, कि थोड़े दिनों में लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है. तो हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारा कोई भी एक्सरसाइज रूटीन रेगुलर नहीं हो पाता, जिस वजह से कि जब पेन आ गया तो उनको रेस्ट करना पड़ता है हफ्ता 10 दिन के लिए. तो उसमें मैंने देखा बहुत लोगों को फ़र्क आया है. नी पेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों को आया है. और मेंटल स्ट्रेस में, जैसे लोग अपना स्ट्रेस तो सभी को है आज, हर एक लोग को प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम को टैकल करने का सिर्फ तरीका अलग है. आपका परसेप्शन, आपका आउटलुक देखने का अंदाज डिफरेंट है. तो उस प्रॉब्लम तो हाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम सभी को है, बट आप उसको देख कैसे रहे हैं. अभी सबको पता है एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बट आप टेंशन तो ले रहे हो उस चीज़ की. अब उस टेंशन से कैसे कंफर्टेबल होना है हमको, तो ये भी हमको सोमैटिक फ्लो सिखाता है. मोनिका, आप बात बता रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में. अब न्यूट्रिशन पे ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन तो कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं, यू आर व्हाट यू ईट कहा ही जाता है. बट अब यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि चूँकि आप यहाँ एक्सपर्ट हैं और मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रेजेंस का कुछ फ़ायदा हमारे व्यूअर्स को ज़रूर हो. तो हमने बातचीत की जो अपनी स्टार्ट की थी वो की थी वेट लॉस से. तो कुछ ऐसे टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए न्यूट्रिशन से जुड़े जो कि उनके वेट लॉस में हेल्प करें और कुछ उनको इंस्टेंट फ़ायदा उसका हो. वेट लॉस में तो जैसे कि अभी बोलते हैं, सबसे बड़ी बात तो सबका डाइट थोड़ा डिफरेंट होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज. हाँ, वो तो या फिर अकॉर्डिंग काम क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, और आप क्या खाना चाहते हो, कहाँ आपका कंफर्ट लेवल है. तो सबसे पहले तो ये समझाना कि कोई भी एक फूड सुपर फूड नहीं हो सकता, या कोई भी बंच ऑफ 4-5 फूड वो सुपर फूड नहीं हो सकता जिससे आपका वेट लॉस हो जाए. या कोई भी एक चीज़ धनिया का पानी पीने से, या फिर
अजवाइन का पानी पीने से या फिर जीरे का पानी पीने से सिर्फ वेट लॉस नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरीज। अगर हर एक खाने की चीज़ में कैलोरीज हैं, इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरी डेफिसिट। अगर हम एक टेक्निकल टर्म में बात करते हैं, अगर हम एक टेक्निकल टर्म में बात करते हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरी डेफिसिट। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द फूड कि व्हाट फूड यू आर ईटिंग। आप वही रोटी सब्जी खा के भी वेट लॉस कर सकते हो और वही सुपर फूड। ये आपने बहुत काम किया होता है कि आप वही रोटी सब्जी खा के वेट लॉस कर सकते हो। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे पता है कि तो हर इंडिविजुअल का अपनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है डाइट की, और उनको एक्सपर्ट पर जाके बात करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चूंकि आप यहाँ पे, हम चाहते हैं इसका बेनिफिट हमारे व्यूअर्स को, तो आप यही एग्जांपल मुझे देके बताइए कि आपका नॉर्मल अगर डाइट में रोटी सब्जी जो आप खाते हैं वैसे ही हो, या फिर आप पराठा वगैरह भी कभी खाते हैं तो चलेगा, लेकिन उसके साथ आप कैसे अपने न्यूट्रिशन को चेंज करें, डाइट को चेंज करें कि आपका वेट लॉस हो जाए। पहले तो अगर आपका एम क्या है, आपका वेट लॉस करना है, तो डेफिनेटली आप जितना भी खा रहे हो उससे कम खाना ही पड़ेगा आपको। चाहे वो आप कुछ भी क्यों ना खा रहे हो, चाहे वो रोटी सब्जी से स्टार्ट करो आप, क्योंकि अगर कोई आप किसी न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के अंडर काम कर रहे हो तो वो वाला पार्ट आपको करना ही नहीं है, वो करके देंगी, तो आपने उसको सिर्फ फॉलो करना है। बट अगर आप खुद से सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले तो पोर्शन कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो जो भी आप खा रहे हो, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। क्या हमें प्रोटीन चाहिए बहुत ज़्यादा खाने के लिए, एक नहीं नॉर्मल इंसान के लिए चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की जैसे आजकल बात होती है, तो प्रोटीन मेरी नज़र में भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके काम इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी में, क्योंकि रिपेयरिंग का भी काम कर रहा है, वो ग्रोथ का भी काम कर रहा है। बट एज फार एज कार्बोहाइड्रेट इज़ कंसर्न्ड, उनका भी अपना अलग काम है। बट मेरा कहना यह है कि खाने को अगर हम इस तरीके से पोस्टमार्टम ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको फैट को अलग और कार्बोहाइड्रेट को अलग और प्रोटीन को अलग अलग नज़र से देखना एक अच्छी बात नहीं है, वो तो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो जाती है। तो मुझे लगता है उसको एज अ होल अगर हम देखते हैं तो बेनिफिट हर तरीके से आएगा। तो अगर आपको खुद ही करना है तो उसको पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, और हाइड्रेशन में अगर हम बात करें सिर्फ पानी, तो बहुत लोग पानी नहीं पी पाते। अगर आप उनको बोलो 12 गिलास या 14 गिलास पानी पी लो, तो इट इज़ नॉट योर बॉडी नीड एक्चुअली, बट कई लोग पानी भी नहीं पी पाते। तो हम उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा बोलेंगे कि आपका फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्लूइड इंटेक में बस यही ध्यान रखेंगे कि शुगरी चीज़ ज़्यादा ना हो। सूप हो सकता है, छाछ हो सकता है, आपका बहुत चीज़ें हो सकती हैं जिसमें चीनी कुछ कम हो, बिल्कुल ना हो ये भी नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर चीनी बहुत कम या ना के बराबर हो तो अच्छा है, और अगर होममेड चीज़ है तो और अच्छा है। बाहर की चीज़ों को 0 कैलोरी पढ़ के और ख़रीदना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। और बाहर की कोई भी चीज़ जिसके अंदर 0 कैलोरी लिखी है, पैकेट पे तो जो कुछ लिखा होता है, पे जो भी लिखा है, तो वो मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को अवॉइड करना अच्छा है। मोस्ट ऑफ दी इसलिए क्योंकि बहुत चीज़ें आ रही हैं मार्केट में जिसको आप सेफली ले सकते हो, क्योंकि फिर वर्किंग लोग भी तो हैं, उनको भी तो देखना है। हर चीज़ वो घर में नहीं बना पाएंगे ना, तो उनको तो मार्केट से लेना पड़ेगा। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्रांड्स जो कि थोड़ा सा काम कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। तो मोनिका जी, आपने बताया कि डाइट तो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी पड़ेगी, साइज भी जो है उसके आपका कम करना पड़ेगा। साइज इन द सेंस कि अगर आप क्वांटिटी, पोर्शन साइज, पोर्शन साइज, तो हम चाहते हैं कि आप फिर भी थोड़ा सा और एलेबरेट करके या कुछ एग्जांपल के साथ हमें बताइए कि क्या कर सकते हैं। 1 to 3 टिप्स। देखिए, अगर आपको वेट लॉस करना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जैसे आप राइस खा रहे हैं, तो राइस के अंदर अगर सब्जियाँ डल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको सब्जियों के साथ राइस खाया जाए, ताकि अब हर एक इंसान को आप ये बोल नहीं सकते कि आप 1 कटोरी राइस खाइए तो उसका पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। तो उसके साथ उतनी सब्जी डाल देंगे, उतने राइस डाल देंगे, ताकि वो बैलेंस्ड भी हो जाए, फाइबर भी ऐड हो जाए, और उसके बाद आपका पेट भी भरा हुआ लगे। अगर हम दाल की बात करते हैं तो दाल भी आप खा सकते हैं। अगर बहुत अच्छा रहेगा अगर उसको स्प्राउट्स की तरीके से खाया जाए, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। बट अगर आपको दाल की तरह खाना है तो जितनी मार्केट के अंदर सब्जियां अवेलेबल हैं फिलहाल के लिए, जैसे गर्मियां हैं आजकल, तो गर्मियों में तो बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं, तो जितनी सब्जियां सब डाल दीजिए और वो दाल बना दीजिए। वो दाल कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है, वो दाल बहुत टेस्टी बनती है। और उसके अंदर तड़का ज़रूर लगाना है, और हो सके तो घी का तड़का लगाएं, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होती है। वेट लॉस और घी
क्योंकि ये नॉर्मली मन में होता है लोगों कि आप वेट लॉस की जब बात कर रहे हैं तो घी आपको नहीं खाना है, तो आप कह रहे हैं कि घी का तड़का आप हाँ लगा जी, दो। घी का तड़का लगाएंगे। बस घी को तरीके से खाना है, 1 से 1.5 चम्मच तक एक इंसान आराम से खा सकता है, और बल्कि उसको खाना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट ज़रूर होता है, बट वो लुब्रिकेशन का काम तो वही करता है। बट मेरा यहाँ कहना यह है कि देसी घी का सोर्स ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि देसी घी बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। तो वो देसी घी का सोर्स आपको कहाँ से पता ले होना रहे हैं, चाहिए, अगर आप कहाँ उसे से तैयार ले कर रहे रहे हैं, हैं। कैसे। और अगर आपको श्योर है या आप घर पे बना रहे हो तो आप ज़रूर खा सकते हो। ऐसा ना हो कि आप बाहर का देसी घी समझ के देसी घी खा रहे हो और वो देसी घी ना हो, और कल को आप बोलो कि तो घुटने के लिए अच्छा है या तो ये बॉडी के लिए अच्छा है, तो वो अच्छा नहीं देसी रहेगा। घी की आपने बात की, तो अभी मैं कहीं पर पढ़ रही थी, कुछ सुन भी रही थी, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अपने दिन की शुरुआत ही करती हैं देसी घी से। 1 स्पून या फिर कुछ भी जो एक क्वांटिटी उनका अपना है, तो उसको वो फर्स्ट मील कह लीजिए या फर्स्ट चीज़ उनके अंदर जाती है बॉडी में, वो देसी घी है। तो आप भी इसको एंडोर्स करती हैं? आप हाँ agree जी, करती बिल्कुल हैं? आप ले सकते हो। बट अगर आप वेट लॉस ले, सेलिब्रिटी है उनको वेट लॉस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका वेट पहले ही नहीं, मान लीजिए weight आइडियल नहीं, है। एक आम लोग के लिए एक बात कर आम लीजिए, लोग फिट के लिए वो फाइन। खा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा हाई है तो आपको थोड़ा सोच समझ के खाना पड़ेगा। बट अगर आप नॉर्मल हेल्दी इंसान हो तो आप बिल्कुल मॉर्निंग में कच्चा घी, वही सोर्स अगर अच्छा है तो आप ज़रूर 1 चम्मच खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को एक ल्यूब्रिकेशन का ही काम कर रहा है। और इट इज़ वेरी गुड, अगर अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आपने ले भी लिया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि शुगर आपको हटा देनी है अपनी डाइट से। मतलब 2-3 चीज़ें जो सबको पता है, जिसमें बात होती है कि आपको शुगर या कोई भी मीठा किसी भी फॉर्म में वो हटा देना है। फिर आपको मैदा, सूजी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, रिफाइंड कार्ब है, उसको हटा देना है। तो आप क्या एडवाइस करेंगी? अगर मैं, जैसे आपने एक बहुत अच्छी एडवाइस अभी दी थी, चाहते हैं कि ऐसे 1-2 एडवाइस और आप हमारे व्यूअर्स को दें? मैं ये बोलना चाहूँगी कि 100% किसी चीज़ को हटा देना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे हम शुगर की बात करते हैं, तो शुगर को हटाने की जगह अगर हम उसको कम कर दें तो मच बेटर रहेगा, और वाइट शुगर को रिप्लेस कर दें तो अच्छा रहेगा, नेचुरल शुगर की तरफ आ जाएं तो अच्छा रहेगा, और कभी कभी कुछ Natural खा भी sugar? लें। नेचुरल शुगर जैसे कि डेट्स हो गई, जैसे कि अंजीर हो गई, तो आप अगर अपनी चीज़ों वो में तो डेट्स, बेनिफिशियल है, अगर आप तो लें तो बेनिफिशियल फायदा है। बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी इट इज़ अ स्वीट। तो मेक इट अ पॉइंट कि अगर स्वीट से आपको परहेज़ रखना है तो स्वीट, वो शुगर तो है ही, चाहे वो हेल्दी है। बट अगर एक डायबिटिक पर्सन है, वो ये बोले कि वो नेचुरल शुगर है, तो वो काम वैसे ही करेगा बॉडी के हाँ, अंदर। तो वो diabetic patients उसको, के लिए तो हाँ, सब उसको कुछ उसको हटाना खाएंगे ही पड़ेगा। कम ही, चाहे वो खा रहे या हैं, तो बट उसको कम खाएं रिप्लेस या कर हटाएं। देंगे, ताकि आपका जो जैसे वाइट शुगर है उसको क्लीन किया होता है सल्फर से, तो उससे हम बच जाएं, हम रॉ चीज़ खा पाएं। राइट। तो जो अच्छा, बॉडी आप के लिए चूंकि अच्छा अभी है। स्प्राउट्स की बात कर रहे थे, और स्प्राउट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू वो हम हाँ सब जी। जानते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो कि इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको गैस, एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन ये सब हो जाता है जब स्प्राउट्स खाते हैं। तो ऐसे लोग के लिए आपका एडवाइस? ऐसे लोगों की मैं ये एडवाइस कर सकती हूँ कि जो जब स्प्राउट्स बनाते हैं तो उसको बस गर्म पानी के अंदर से निकाल लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा जिंजर ग्रेट करके डाल सकते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता है। तो पहले कोशिश करेंगे कि डाइजेशन अच्छा क्यों नहीं है, कि डाइजेशन के ऊपर काम करें। उस स्प्राउट्स में आई थिंक ज़्यादा हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है, पहले डाइजेशन के ऊपर काम करना इज़ मच बेटर, क्योंकि आपका गट हेल्थ कहीं ना कहीं इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है। आपने बिल्कुल वो टॉपिक उठा दिया जो मैं, कि अगला सवाल मेरे मन में था कि आपने गट हेल्थ की बात की, तो हम हाँ। यहाँ भी चाहते हैं कि आप कुछ देखिए। एक तो वो अब बात तो आती है अगेन अगेन कि एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई भी बहुत ऐसे कॉन्क्रीट एडवाइस देना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आप हमें एडवाइस कीजिए कि जो गट हेल्थ है वो कैसे आप हेल्थ और बेटर कैसे कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स की बात होती है, प्रीबायोटिक्स की बात होती है, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कि कैसे उसको सुधार सकते हैं? गट हेल्थ अगर आपको लगता है कि इट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, वो कैसे पता चलता है कि आपको बार बार खाने से ब्लोटिंग हो रही है, या गैस हो रही है, या इंडाइजेशन हो रही है, आपको कुछ भी स्टमक में इशू आ रहा है खाने के बाद में, तो इसका मतलब है कि आपका गट हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ हुआ है। अब गट हेल्थ फिर बात करते हैं, तो गट हेल्थ फिर ब्रेन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसकी जो नर्व्स और उसकी जो वायरिंग है ना, वो वेगस नर्व से जुड़ी हुई है। सो वेगस नर्व को एक्टिवेट अगर हम करते हैं तो फिर यहाँ सोमैटिक योगा आ जाएगा हमारा। तो अगर हम इससे बात करते हैं तो हम फिर सोमैटिक फ्लो की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उस वेगस नर्व को एक्टिवेट हम इस तरीके से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मूवमेंट चाहिए। तो अगर हम मूवमेंट करते हैं तो सोमैटिक से गट हेल्थ का सुधार होता है, गट हेल्थ से
हाँ, नहीं देखिए ये तो मैं अगेन वो मैं होता है। अच्छे से बट समझ अगर पाई, हम लेकिन खाने जी, की बात कर रहे बिल्कुल हैं, अगर हम खाने की बात करते हैं तो उसमें आपको जैसे पता ही होगा कि दही और छाछ तो सबसे अच्छी चीज़ है। बट हम कोशिश करेंगे कि जैसे गर्मियों का टाइम है तो दही अगर खट्टा हो जाएगा तो उससे परहेज़ करेंगे। अगर दही खट्टा हो जाता है तो वो बेनिफिट की जगह आपको नुकसान करेगा बहुत ज़्यादा, चाहे तो किसी भी फॉर्म में क्यों ना लिया गया हो। तो आप कोशिश करेंगे कि वो दही जो भी खा रहे हैं वो मीठा और बाहर से ख़रीदा ना हो, क्योंकि जिस बैक्टीरिया के लिए हम खा रहे होते हैं वो लाइव बैक्टीरिया हमारे घर के जमे हुए घी के दही में होता है, जो कि 24 आवर्स लाइव रहता है। तो अगर आज आपने जमाया और 2 दिन बाद भी 3 दिन बाद भी खा रहे हो फ्रिज में रखकर, तो भी शायद उतना बेनिफिट नहीं होने वाला जो 24 आवर्स के अंदर कंज्यूम कर लेंगे। विच इज़ वही बैक्टीरिया जब स्टमक में जाता है गट हेल्थ के लिए, वो मल्टीप्लाई होता है, तो वही बेटर होता है। उसके बाद एल्कलाइन फूड खाएंगे, जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड भी बोलते हैं। आजकल एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत फेमस हो रखी है, जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को इंडोर्स कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जिससे इन्फ्लेमेशन ना हो बॉडी के अंदर। हाँ, तो एल्कलाइन का मतलब होता है कि जो हमारा जैसे हरी सब्जियाँ हो गई, इन केस हरी सब्जियाँ होंगी, वो एल्कलाइन फूड है जो कि बॉडी के अंदर एसिडिक माहौल कम बना रहा है। तो गट हेल्थ क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि मे बी आपका या 2 चीज़ों से गट हेल्थ ख़राब हो सकता है, या तो एसिडिक लेवल ज़्यादा है या तो एसिडिक लेवल कम है। कभी कभी तो कम की वजह से हो जाता है, क्योंकि बॉडी को स्टमक को जो फूड डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिडिक माहौल भी चाहिए। बिल्कुल, हो सकता है वही कम हो, तो उसकी वजह से ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से भी नहीं हो रहा है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की आप बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी हो गया, नट्स भी हो गया। बट नट्स आ गए तो फिर सोक्ड वाले खाएंगे, गरम वाले तो इट इज़ आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं ज़्यादा। बट अगर आप सोक करेंगे तो वो हेल्प करेगी। फिग्स हेल्प करेंगे, बट वही सोक करके जब वो फूल जाते हैं तो उसको आप पानी में डालकर और या स्मूदी बनाकर आप उसको पी सकते हैं। तो ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें इसके अंदर, अगर आप ये एक्टिवेट हो जा रहा है और आपको बार बार तंग कर रहा है गट, तो कोशिश करेंगे ये जो ब्राउन राइस हो गए जैसे, हाँ, जैसे अलग से लोग ब्रांड डालकर और इसमें खाते हैं आटे के अंदर, उससे कुछ टाइम के लिए परहेज़ करेंगे। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा फाइबर। हाँ जी, वो एक्स्ट्रा फाइबर जब होएगा, और कई लोग तो फाइबर का सप्लीमेंट भी लेते हैं कि वो फाइबर का क्या जरूरत है? हम लोग अगर नॉर्मल खाना खाते हैं, हाँ जी, तो वो सारा फाइबर, क्योंकि फूड इज़ ऑल अबाउट फैंसी, यू नो। जब तक फूड फैंसी नहीं है, जब तक उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर आप किसी को सिंपल फूड या जैसे मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो अगर वो डाइट मुझसे मांगते हैं, तो अगर उनको कुछ थोड़ा सा सिंपल फूड दे दो तो वो कहेंगे अरे ये तो जस्ट अबाउट मार्केटिंग। सो येस, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर फूड जो सच में सुपर फूड्स हैं, जिनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को पता चला है। बट उनकी अबंडेंस, जैसे मिलेट्स, आजकल मिलेट्स के बारे में बहुत बात हो रही है, तो मिलेट्स लोग खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कॉम्बिनेशन बनाओ, बैलेंस रखो, आप मिलेट भी खाओ पर वीट भी खाओ, क्योंकि हम बड़े तो वीट खा कर ही हुए हैं ना। तो क्योंकि वीट सबका अपना न्यूट्रिशन है। हाँ जी, सबका अपना न्यूट्रिशन है। तो हर एक ग्रेन से या हर एक दाल से या हर एक फ्रूट से हमें न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे। अगर मिलेट अच्छे हैं तो आप सुबह भी मिलेट खा रहे हो, आप दोपहर में भी, अब रात में भी, और इन द एंड बिकॉज मिलेट्स को प्रमोट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत कम रहती है। उसी तरीके से जब हम वो खाते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाती है। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर वो गट हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। मिलेट्स को जो बनाने का तरीका है ना, वो भी अभी तक बहुत सारे लोगों को उसकी ढंग से नॉलेज नहीं है। हाँ, आप तुरंत उसका आटा गूंद के बना लेते हैं, तो वो फायदे की जगह नुकसान ही करेगा आपका और ब्लोटिंग को बढ़ाएगा ही। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, हाँ, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए ना। तो या तो आप पियेंगे पानी, या तो उसको अगर नीड भी किया आटा, उसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे ताकि वो अब्जॉर्ब कर पाए। तो अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर वो स्टमक में जाके भी इशू क्रिएट करेगा। तो गट हेल्थ को ख़राब करने के इशू तो बहुत, रीज़न तो बहुत है। स्ट्रेस तो सबसे बड़ा रीज़न है उसका। लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, और आई थिंक किचन में अगर हम लोग एक बार एंटर कर गए तो बहुत लंबे टाइम चलने वाला है। वापस लौटते हैं आपके टॉपिक की तरफ, जहाँ हम लोगों ने अपनी बातचीत शुरू की थी, सोमेटिक योग की तरफ। तो आप बता रही थी कि कैसे अगर जो आपके
पर्टिकुलरली यंगस्टर्स की हम लोग बात करें तो उनको पोस्चर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पर कैसे आप कौन सी पोस्चर्स करके बताते हैं जिसका बेनिफिट या फ़ायदा उनको होता है? अगर हम यंगस्टर्स की बात करें या कॉर्पोरेट लोग की बात करें तो उनका तो सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है। तो अब कहाँ उनके पास टाइम है ना कि वो जाएं और फिर बाहर जाके कुछ योगा के पोस्टर करके आएँ, रिलीज़ कर आएँ। तो आपने देखा होगा कि ये हम पाम टुगेदर करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसको अगर हम उल्टा कर लेते हैं, ओके, अच्छा मैं ट्राई करती अगर हम उल्टा कर लेते हैं तो आप देखोगे कि आपके शोल्डर वर्क कर रहा है। हाँ जी, फिर से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और हम रिवर्स अभी तो आपने ऐसे किया, अब इसको बट आपका एल्बोज जो है कहाँ जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि एल्बोज सीलिंग की तरफ जाएं। अब सी, लुक एट दिस, यू मे फील योर शोल्डर्स, ठीक है। अब बैठे हैं तो यही पाम्स टुगेदर करेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, बट आपका पाम्स जो है मिले रहने चाहिए। यही नमस्कार, इसको पीछे कर लेंगे और पीछे करेंगे, फिर देखेंगे कि एल्बोज क्या सीलिंग की तरफ जा रही हैं या फिर ऐसे खुली हुई हैं। अगर खुली हैं तो इसको पास में करेंगे, एल्बोज के ऊपर। अभी जैसे आप करोगे आपको अपने आप ही पता चलेगा कि आपका शोल्डर जो है वो रिलीज हो रहा है। वो क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि आपने बैक बॉडी को थोड़ा ओपन अप किया है, ओपन अप किया है। आप ये नमस्कार, अगर आप सिर्फ नमस्कार से ही लेते हैं तो इन नमस्कार से ही हम बेनिफिट कर सकते हैं। इसी नमस्कार को हम अगर बॉडी के पीछे ले जाते हैं, फिर हैंड टुगेदर करते हैं और फिर पाम्स टुगेदर करते हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अगर हम दोनों हाथ को पीछे ले जाएं और फिर पीछे नमस्कार करें तो, और उन नमस्कार को हम नीचे की तरफ खींचें तो आप शोल्डर भी नीचे की तरफ खिंच जाएगा। तो अगर ये 3 भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफिस में बैठे हो या बच्चे हो या फिर स्कूल या कॉलेज में हो तो अभी आप सेशन लेने नहीं जा सकते, तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हो एंड यू कैन फील द शोल्डर्स। अभी जहाँ फीलिंग आ जाती है तो आप हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हो। ये अच्छा है, जहाँ फीलिंग आती है वहीं पर वहाँ हीलिंग प्रोसेस हो जाता है। राइट। तो ये तो आपने बताया कि नॉर्मली जो शोल्डर से रिलेटेड या पोस्चर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। दूसरा एक बड़ा कॉमन है, वो तो सब हर एज ग्रुप में है, वो है आपके नीज का इशू। वो आप मतलब यंग में भी, आजकल यंगस्टर्स में भी आ गया है, लेकिन बड़े लोगों में आफ्टर 30 आप आफ्टर 30 आप देखोगे कि लोग बोल रहे होंगे कि नी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और एक नॉर्मल माइंडसेट ऐसा होता था कि यार ये तो आना ही है एज के साथ। हाँ, तो आई थिंक वो माइंडसेट इतना ज़्यादा फिक्स्ड है हम लोगों का कि अरे अब तो एज होगी तो अब नी इशू नहीं आएगा तो कब आएगा। बट ऐसा नहीं है। नी इशू भी, जैसे मैंने आपको याद हो पॉडकास्ट हमने शुरू करने से पहले बोला, ग्राउंडेड एंड रूटेड की बात करी थी हमने जैसे। तो अगर आप अवेयरनेस से करेंगे तो आप देखोगे कि अगर आप बॉडी का वेट अगर टोज पे ज़्यादा डाल रहे हो तो आपका नी एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप फुट नीचे रखोगे, खड़े हो जाओगे इसके ऊपर और बॉडी वेट को कॉन्शियसली टोज की तरफ लेकर जाओगे तो आपका नी चाहते ना चाहते एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी दीज मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको ये जानना ज़रूरी है कि नी में पेन नहीं होता एक्चुअली में। नी तो हिंज है, नी तो एक जॉइंट है। राइट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको नी के लिए कुछ नहीं करना, हमको थाई और काफ के लिए करना है, ताकि थाई स्ट्रांग हो, काफ स्ट्रांग हो, ताकि उस नी को सपोर्ट कर सके। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। और टोज के ऊपर खड़े हो जाना, आप खड़े होके टोज के ऊपर खड़े हो जाओ, वो भी नी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और मेरे ख्याल से इनिशियली जब जो लोग को सच में पेन है, जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से 2 एक्सरसाइज उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कि वो फीट के ऊपर प्रॉपरली टाइटली वेट डालेंगे, टोज के ऊपर टाइट, हील के ऊपर टाइट और फिर होल फीट के ऊपर टाइट, फिर टोज के ऊपर खड़े हो जाना। अगर ये 2-3 भी कर लेते हैं तो आपको 2-3 दिन में ही लगेगा कि आपकी नीज के प्रेशर में और थोड़े पेन में फ़र्क आ रहा है। और इसके बाद फिर अगेन बैक पर आ जाते हैं, तो उसमें पोस्चर भी इन्वॉल्व है और वैसे भी एज के साथ भी, और इतनी लंबी लंबी सिटिंग्स जो हैं, तो हाँ जी, उसमें फिर कवर के लिए आप अगर फिर हम बैक की बात करें तो सिर्फ बैक इन्वॉल्व नहीं है, उसके साथ तो हिप मसल्स इन्वॉल्व है, उसके साथ तो हिप मोबिलिटी इन्वॉल्व है। क्योंकि हिप को मूव नहीं करते ना हम, जैसे हम ज़मीन पे भी नहीं बैठते, तो बॉडी भूल गई है कि ज़मीन पे बैठना होता है।
तो बॉडी नीचे तक नहीं जा पाती है। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को आप देखोगे कि वो उनको ज़मीन में बैठ तो जाते हैं पर शायद खड़े होने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और यंगर एज में भी 30 के बाद भी आप देखोगे तो जो बैठेंगे तो सही पर उठते हुए उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो अचानक से उठ नहीं सकते, क्योंकि उनके जो हिप है, अगर आपने देखा हो राउंडनेस ऑफ द हिप ख़त्म हो रही है आजकल। तो राउंडनेस ऑफ द हिप एस्थेटिक नहीं है बॉडी का, वो नीड है बॉडी की। सो राउंडनेस जब ख़त्म हो जाती है, इसका ये मतलब होता है कि आपका पेल्विक मसल्स मोबाइल नहीं है। मोबाइल का क्या मतलब है कि उसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं है, वो मूव नहीं कर पाता। तो जब वो मूव नहीं कर पाता, वो टाइट है, तो आपका लोअर बैक भी टाइट है। और आपका जो माइंड है या नर्वस सिस्टम है, जिसके बारे में हम बात ज़्यादा अभी करी नहीं है हमने, वो फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में है। यानी कि हमेशा से तना हुआ है, हमेशा से अनकंफर्टेबल है, उसको पता ही नहीं है रिलैक्स करना, उसको कि वो रिलैक्स करने से हील हो जाएगा, उसको आइडिया ही नहीं है। तो इसको हम नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, एक सिंपैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक होता है फाइट एंड फ्लाइट मोड, मतलब हमेशा टेंस है, हमेशा स्ट्रेस है। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, स्ट्रेस हो रहा है, मैं सोच रही हूँ बट मेरे को लोअर बैक में पेन आ रही है, क्योंकि उसने स्ट्रेस को एक्यूमुलेट कर लिया, वहाँ पे स्टोर हो गया जाकर, इस वजह से। तो अब लोअर बैक से भी पहले हिप की अगर एक्सरसाइज करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो भी आप शेयर कीजिए। हाँ जी। राइट। चूँकि आपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात की और वेगस नर्व की भी बात की, हाँ। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इनको कैसे आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज के थ्रू। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वेगस नर्व क्या चीज़ है। अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि ये एक ब्रिज है माइंड से बॉडी तक का। तो माइंड के जितने भी सिग्नल है वो बॉडी तक पहुंचाने का काम वेगस नर्व कर रही है। तो अब उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं सोमैटिक योगा के बारे में या फ्लो के बारे में बात करने आई हूँ यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से मूवमेंट जो होती है बॉडी की, जो फ्री मूवमेंट्स है, जो बॉडी चाहती है एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, तो अब बॉडी क्या चाहती है कि आपका पेन रिलीज़ हो जाए सबसे पहले। उसको कुछ नहीं पता है कि मुझे पतले होना, मोटे होना, नी में क्या प्रॉब्लम है, मुझे इजी में रहना है आपको। तो ईज़ में रहने के लिए आपको मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो मूवमेंट जैसे कि मैंने आपकी फीट की बोली है, तो आप अपने फीट पे खड़े होके यू कैन फ्लो फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, यू कैन फ्लो इट। जैसे आप फ्लो करोगे तो आप देखोगे कि आपका पेन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट लेवल पे आ रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ एक्सरसाइज किया है, क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा रिलीज़ कर दिया है, थोड़ा कूल कर दिया है। एंड वेगस नर्व को हम चिल बटन भी बोल सकते हैं अपनी बॉडी का, कि चिल बटन ऑन किया और बॉडी आपकी उस पोजीशन में चली गई जहाँ उसको पता है कि आई एम सेफ, आई कैन रेस्ट, आई कैन हील। तो वो चिल बटन को दबाने के लिए आपको मूवमेंट की ज़रूरत है बॉडी के अंदर, फ्री मूवमेंट्स जिसको बोलते हैं। इसी को हम सोमैटिक फ्लो भी बोल सकते हैं। सोमैटिक फ्लो का जो मेन पर्पज़ है वो एक्टिवेट करना ही है, रीसेटिंग, अगेन री की बात होगी, रीसेटिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को आप कैसे रीसेट कर सकते हो? आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप मैट पे खड़ी हो जाइए, हाथ अपने सामने जोड़ लीजिए जैसे कि आप नमस्कार में होते हैं, आंखें बंद कर लीजिए और मैट के ऊपर उल्टा चलना शुरू कर दिए। कोशिश करिए कि आप बहुत छोटे स्टेप लें और आप मैट के एज पे पहुंच जाइए। फिर आंख खोलिए, नीचे देखिए कि आपके फीट क्या सेंटर में है, फिर आंख बंद करिए और अगर फीट सेंटर में नहीं है तो पहले उनको सेंटर में करिए और फिर से आप मैट की आगे की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जब आप एज ऑफ द मैट पे पहुंच गए हैं और आपने सेंस किया कि आप मैट से आगे जाने वाले हैं, तो आप फिर से आंख खोलेंगे और अब आपको फील होगा कि जैसे कि आपने आपका माइंड बॉडी कनेक्शन थोड़ा सा बन गया है। इसी प्रैक्टिस को अगर आप 8 से 10 बार करते हैं तो आपका वेगस नर्व आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होने लग जाता है और आप बॉडी की सेंसेशंस को और अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। चेहरे की खूबसूरती और चमक बढ़ाने के लिए आप हमें फेशियल योगा सिखाएं।
इसके लिए मैं आपको 4 फेशियल योगा बता सकती हूँ, जो हम स्टार्ट करेंगे कुछ टैपिंग करने से। जैसे आपने देखा होगा कि टैप 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 करते हैं, जस्ट टू एक्टिवेट द ब्लड सर्कुलेशन। एंड उसके बाद यू कैन डू द पैट पैट लाइक मूवमेंट एज इफ़ यू आर, जैसे कि आप खुद को थप्पड़ मार रहे हो, और उसको थोड़ा सा तेज़ मारेंगे ताकि वो एक्टिवेट हो पाए और थोड़ा सा आपका पिंक पिंक ब्लड सर्कुलेशन दिखाई दे। और उसके बाद आप ऊ एंड ई की साउंड निकाल सकते हैं, जैसे कि मुंह से ऊ, ये थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, ऊ एंड ई। तो जो ई है उसको स्ट्रेच करके ई बोलना है, ऊ है उसको पाउट करके ऊ बोलना है। एंड वन मोर, वो जो बहुत अच्छी है, जो आपकी डबल चिन के लिए काम आती है, जिससे आप ऊपर नेक को लेकर जाएंगे और छत की तरफ देखेंगे, और फिर चिन को छत की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। फिर से मुंह का, माउथ का पाउट जैसे बना लेंगे, जैसे कि आप किस करने वाले हैं किसी सीलिंग को, ऐसे। और उसके बाद 10 बार उसको किस करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके जॉ के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो सकती है। और ये 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब करने के बाद आप थोड़ा हाथ में ऑयल लेंगे, एलोवेरा जेल लेंगे, या गर्मी है तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ आपका हाथ स्लाइड हो जाए, तो आप अपवर्ड की तरफ, फेस तो अपवर्ड की तरफ आप मालिश करेंगे, और नेक को थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ, ताकि जो फेस का आपने मसाज किया उसको आप नीचे मसाज करके और अपना नेक मसल्स के अंदर जा सकें। और वन मोर, जो आपका जो ईयर के पीछे के पॉइंट है, उस पे भी थोड़ा सा कुछ ल्यूब्रिकेट अपने हाथ में क्रीम लगाकर और उसको भी वो करेंगे, जिससे आपका हियरिंग भी थोड़ा बेटर होगा। इन द ओल्डर एज आपने देखा होगा कि हियरिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो आप अगर पीछे भी अगर मसाज करेंगे ऐसे, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो भी फेस के लिए, यूथफुल लुक के लिए बहुत अच्छा है। मसाज करने के बाद अगर आप कोल्ड आइस वाटर से अपना फेस को स्प्लैश कर लेंगे तो बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। अच्छा, ये कोल्ड जो आइस वाटर आप बता रहे हैं, इसमें दोनों तरह की ओपिनियन सामने आती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक शॉक होता है आपके नर्व्स के लिए, आपके फेस के लिए, तो उसको एक अगर मैं आपको बताऊं कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप आइस कोल्ड वाटर को, हाँ बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते, वो ना करें तो अच्छा है। बट अगर नॉर्मल इंसान जिनको कोई ऐसा साइनस का प्रॉब्लम ना हो या कुछ कोल्ड का प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से कर सकते हैं। और इससे भी वेगस नर्व बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती है, क्योंकि आप उसको शॉक दे रहे हैं और वो एक्टिवेट होती है, और एकदम से फ्लश आपका जो ब्लड फ्लश करता है, एंड यू विल गेट अ यूथफुल लुक ऑन योर फेस इन द मॉर्निंग ओनली। तो आपको मॉर्निंग में भी ये प्रैक्टिस कर लो, इवनिंग जब भी आपको मन करे तो आप ये कर सकते हो। और यू फील फटीग, यू फील लिटिल डल, तो आप यू कैन मेक आइस कोल्ड वाटर, स्प्लैश इट, और यू कैन जस्ट इमर्स योर फेस फॉर कुछ सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए आप फेस रख सकते हो उसके अंदर, अगर आप चाहते हो तो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है वेगस नर्व को। तो आप दो फायदे आपको हो गए। एक तो आपका फेशियल ब्यूटी जो है वो एनहेंस हो रही, साथ साथ वेगस नर्व भी एक्टिवेट हो रही है, जिससे कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम से लेके पूरी आपकी बॉडी। तो अभी आप देखोगे कि जैसे आप करोगे कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे मेंटली भी, आप स्ट्रेस जो आपका वो भी तो जाता रहेगा थोड़ा सा। तो इसके 2-3 बेनिफिट हो जाएंगे अगर आप ऐसे करते हो तो ये तो एक रिचुअल हो गया हमारा। तो हम एक रिचुअल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं कि एवरी मॉर्निंग आप ये 4 एक्सरसाइज करो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एक्सरसाइज करना सब लोग के बस की बात नहीं है, कोई वर्किंग है तो आप ये 4 एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। उसके बाद लिटिल बिट मसाज कर सकते हो, और उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो सकते हो। तो आई थिंक ये छोटा सा एक रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। तो मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो आई। आपने सिर्फ हमारे साथ जानकारी ही शेयर नहीं की, बल्कि आपने बहुत सारे आसन करके दिखाए हैं, और जिसका कि सीधा सीधा फ़ायदा जो है हमारी हेल्थ के लिए होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।